यूके के लालच में मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक ज़हनी मरीज और एक नशे इंसान से करवा दी और मेरे ससुराल वालों और मेरे शौहर ने मुझे यूके लाके एक स्टोर में तकरीबन 1.5 दिन के लिए बंद कर दिया। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव से है और मेरा वालिद जो था वो एक सब्जी फरोश है, फ्रूट्स वगैरह और सब्जी वगैरह वो बेचते हैं। हम लोग 6 बहनें और हमारे 2 भाई थे। 6 बहनें हम बड़ी थी और भाई जो थे वो सबसे लास्ट नंबर पे थे, जो कि अभी भी बहुत छोटी उम्र में है। और मेरी शादी जहाँ पे हुई है वहाँ पर मेरी सास जो थी वो तकरीबन 3 साल पहले पाकिस्तान गई थी अपने बेटे का रिश्ता देखने के लिए और ये हमारे दूर के रिश्तेदार थे। तो जब वो रिश्ता देखने गई तो किसी ने बताया कि ये इन साहब की बेटियां भी जवान है और ये लोग भी शायद रिश्ता देख रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे एक मरतबा नजर मार ले। वो हमारे घर आई, उन्हें मैं पसंद आ गई और उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन से मांगा। मेरे वालिदैन ये चीज़ देख के बहुत खुश हुए कि यूके से इनका बेटी का रिश्ता आया, तो अब तो उनके भी दिन शायद जो है वो बदल सकते हैं। तो उन्होंने फौरन से हाँ कर दी। मेरी सास ने शर्त रखी कि वो फौरन शादी करवा के मुझे अपने साथ ही लेके जाएंगी, क्योंकि वो दोबारा से पाकिस्तान इतना लंबा सफर नहीं कर सकती थी, वो बीमार रहती थी। तो मेरे घर वालों ने इस बात पे भी कोई किसी किस्म का गिला शिकवा नहीं किया कि नहीं हम लोगों को नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि लड़का जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि वो जॉब करता है यूके में और उसको इतनी जल्दी जल्दी जो है वो छुट्टियां नहीं मिलेंगी, तो इसलिए हम लोगों को निकाह जो है वो ऑनलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर है निकाह के बाद मेरे जो थे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वीजा वगैरह लगने में भी टाइम लगना था। तो मेरे घर वालों ने भी इस बात पे भी कोई गिला नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है सही है, क्योंकि वो लोग इस चीज़ से खुश थे कि चलो हम लोगों को कोई जहेज नहीं देना पड़ेगा और हमारी लड़की की शादी यूके में हो जाएगी और शायद हम लोगों को भी कल को ये सपोर्ट करे किसी किस्म की। इसके अलावा इवन कि मेरी सास ने जो शादी के दौरान सारे खर्चे होने थे उसके लिए भी खुद पैसे दिए। उन्होंने कहा कि ये आप सारे कपड़े लो इससे और अपने खर्चे करो और कोई किसी किस्म का आप लोगों ने खर्चा नहीं करना। तो मेरे माँ बाप इस चीज़ से बहुत खुश थे। खैर हमारा निकाह हो गया, निकाह भी ऑनलाइन हुआ। हमारा निकाह के बाद मेरा वीज़ा लगने चला गया, वीज़ा लग के आया और तभी मेरा शोहर हम लोगों को लेने नहीं आया था। मेरी सास ने कहा कि इतनी टिकट्स करवा के आने का उसका क्या फ़ायदा, तुम्हारी रुखसती होकर जाना तो हमने उधर ही है। तो मेरे वालिदैन ने मेरी रुखसती मेरे सास के साथ ही कर दी। तो हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी मेरा शोहर मुझे लेने हम लोगों को नहीं लेने आया। मैं और मेरी सास खुद ही जो था वो सामान उठाया और हम लोग घर आए, एयरपोर्ट से घर आए। जब एयरपोर्ट से घर आए तो उन्होंने मुझे एक छोटे से बॉक्स रूम में कमरा दे दिया कि ये आपका कमरा है, अब आप अपनी यहाँ पे खुद ही सेटिंग जो भी आपने करनी है कर ले। मैंने उस कमरे में अपनी सेटिंग की और मैं जाहिर है उस दिन थकी हुई थी, मैं सो गई। मुझे मेरे शोहर नहीं मिले उस दिन और ना ही अगले दिन। जब 2 दिन गुजर गए तो मैं अपनी सास से मैंने पूछा कि मतलब अब मैंने अपने शोहर का नाम लिया कि वो घर नहीं है क्या, वो कहाँ पे हैं, वो तो मुझे मिले ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि अच्छा वो तो अपने कमरे में सो रहा होगा, शायद वो रात को लेट से आता है ना इस वजह से। तो मैं हैरान हुई कि अपने कमरे में सो रहा है, क्या हम दोनों मियाँ बीवी का एक कमरा नहीं है? तो मेरी सास ने मैंने उनसे यही डायरेक्टली बोल ही दिया। मैंने कहा क्या मतलब अपने कमरे में सो रहा है, उनका कमरा कोई और है? तो उन्होंने कहा हाँ वो उसको असल में प्राइवेसी चाहिए होती है, तो वो वैसे भी रात को लेट आता है, तो बेहतर यही है, वो नहीं चाहता तुम्हारे साथ कमरा शेयर करना, तो बेहतर ये है कि तुम अलग कमरे में रहो बेटा, तुम्हारे लिए भी आसानी होगी, तुम्हें सुबह जल्दी उठना करना है। और साथ ही उन्होंने मुझे सुना दिया कि तुम्हारी ये घर जिम्मेदारी है और तुम्हें इस घर को संभालना है। उस घर में मेरी 2 नंदे रहती थी, मेरी सास और मेरा एक अपाहिज देवर भी रहता था। तो मेरी सास ने मुझे समझाया कि आप अब आपका ये घर है, जाहिर है ये मेरी जो बेटियां ये तो पराए घर की हैं, इन्होंने तो ब्याह के चले जाना है। एक बड़ी नंद भी थी जो शादीशुदा थी, वो अपने घर में थी। उन्होंने कहा ऐसे वो बड़ी चली गई, ऐसे इन्होंने भी चले जाना, तो ये तुम्हारा घर है, तुम बेहतर तरीके से सीखो इस घर को कैसे संभालना है। तो खैर मैंने भी उस जिम्मेदारी को अपने दिल से कबूल किया। मुझे घर की साफ सफाई, बर्तन करना, दोनों नंदों के कपड़े इस्त्री करना, शोहर के करना, उसके अलावा अपाहिज जो मेरा देवर था उसको पूरा संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। उसको खाना खिलाना, उसको कुछ भी करवाना है वो मेरी जिम्मेदारी थी। तो इस दौरान खैर 2-3 दिन गुजर गए तो मेरे शोहर नहीं आए। उस दिन फिर मेरी सास ने कहा कि अच्छा चलो मैं उससे बात करूंगी कि वो तुमसे मिल ले। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो ऐसा हुआ कि मैं किचन में थी, अब ये दूसरे तीसरे दिन की मैं बात बता रही हूँ। मैं किचन में थी तो मेरा शोहर आया किचन में और उसने पानी पीना था शायद, वो उसने पानी पिया, गिलास उधर ही रखा और निकल गया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मैंने जरूर उसको देखा, मुझे था कि सलाम दुआ करेगा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जैसे मैं मतलब कोई वहाँ पे एक नौकरानी शायद खड़ी थी उसके लिए, या फिर कोई एक पीस पड़ा हुआ था, कोई शो पीस पड़ा हुआ था जो उसको नजर ही नहीं आया। वो बाहर गया तो मेरी सास और मेरी उसकी कोई डिस्कशन शुरू हो गई। तो वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और मुझे इतनी इंग्लिश नहीं थी आती, तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मुझे सिर्फ जो वर्ड्स समझ आए वो मेज आ रहे थे, उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो लोग क्या बात करें, क्योंकि मैं इतनी बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, मेरी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो खैर इस तरह करके फिर वो उनकी बात हुई, वो चला गया वहाँ से। उसके बाद मेरी रूटीन हुई कि मैं क्या उसको कहते, मैंने जो मेरी रूटीन थी मैंने काम शाम किया और मैं ऊपर चली गई कमरे में। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे का वक्त था जब मेरा शोहर आया कमरे में और आके उसने मुझे मारा पीटा और जाहिर है मेरे साथ रहे। उसके बाद वो चले गए। अब फिर उसके बाद वो पूरा हर दिन का एक रूटीन ही बन गया था। वो आते थे, नशे में होते थे पूरे और बहुत तशद्दुद भी करते थे, मारते भी थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो मुझे क्यों मारते हैं, मतलब किस बात पे मारते हैं, कोई बात भी नहीं, बस मारना, थप्पड़ मारना। इवन कि मेरे मुंह वगैरह पे निशान पड़ जाते थे और मेरे नंदों या मेरी सास ने कभी नहीं पूछा कि आपको क्या हुआ है अगले दिन। और मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करूँ। खैर एक दिन फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने सास को भी अगले दिन बोला कि क्योंकि मुझे उस दिन उसने बहुत जोर से मुंह पे यहाँ पे मुक्का मारा था। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि ये इस तरह से क्यों हरकतें कर रहे हैं, मतलब कि ये ना हमारी कोई लड़ाई है, दिन टाइम हमारी कोई बात नहीं होती, सारा दिन वो सोते रहते हैं, सारी रात वो पता नहीं कहाँ पे होते हैं, आते हैं तो इतने नशे में होते हैं कि कोई बात उनसे कोई कर ही नहीं सकता।
तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको मालूम है कि यहाँ के माहौल कितना डिफरेंट है, यूके में वो पला बड़ा है, तो कुछ उसके दोस्त भी अच्छे नहीं है, वो बुरी खसलतों में है, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शोहर को सुधारो, उसको समझाओ और उसको ठीक करो। मैं तो तुम्हें इसी आस पे लेके आई थी पाकिस्तान से, और तुम आगे से मुझसे ही गिला कर रही हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको सुधारो, सही करो, ये वो। उन्होंने खैर बात घुमा फिरा के मेरे ऊपर ही फेंकी, और इस तरह करके कुछ दिन गुजरे और फिर उसका कोई रवैया चेंज नहीं हुआ मारने पीटने का और तशद्दुद करने का। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने फिर अपनी वालदा से भी फ़ोन करके बोला, मैंने अपनी वालदा को बताया कि ये इस तरह से करते हैं, तो मेरी वालदा ने उस चीज़ को उल्टा, उन्होंने भी वही सेम बात की जो मेरी सास ने की कि हर औरत को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, और आप देखो मैं भी तो अपनी ज़िंदगी में कितने कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, तुम शुक्र करो तुम यूके में बैठी हुई हो और तुम आगे से शोहर के ऊपर इस तरह के वो इल्ज़ाम लगा रही हो, कोई बात नहीं, जो बाहर लड़के होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। और फिर जब इतनी चीज़ें फिर ज़ाहिर है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, तो मैंने अपनी सास को एक दिन कहा, फिर से कहा, मैंने कहा देखे ये कोई बात नहीं, अगर मैं कुछ गलत करती हूँ या कुछ करती हूँ तो फिर तो आप बोले, लेकिन ज़ाहिर है मैं नौकरों की तरह सारा दिन काम भी करती हूँ और रात को फजूल में बिला वजह मैं सिर्फ उनके नशे की वजह से कि वो होश में नहीं है तो मैं क्यों मार खाऊं। तो मेरी सास ने उल्टा मुझे बोला कि तुम्हारा भी तो कसूर है, तुम्हें कुछ पहनना ओढ़ना नहीं आता, तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तुम्हें कोई तहजीब नहीं है कि तो शोहर को कैसे अपने काबू में करते हैं, मेरे से गलती हो गई कि मैं तुम जैसी जाहिल को उठा के अपने बेटे के वो कर दिया। मेरा बेटा यूके में पला बड़ा है, उस बेचारे को के लिए कितना बड़ा था, वो तो तुम्हें शायद नौकरानी ही समझता है, वो कहता है कि इस तरह की नौकरानी मेरे पल्ले आपने बांध दिया, मुझे तो खुद लगता है कि मैंने शायद अपने बेटे के साथ कोई गलत कर दिया। उनकी इतनी बातें और ताने सुन के मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कहा अगर आपको इतना ही मतलब मैं बुरी लगती हूँ तो आपको क्या जरूरत थी मुझे ब्याह के लाने की, आप किसी गोरी को ब्याह के ले आती ना अपने नशेड़ी बेटे के लिए। मैंने जब ये बात बोली तो मेरी सास ने मेरे पास ही खड़ी थी, उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। तो मैंने भी अपने दिफा के लिए मैंने उनको पीछे किया, और इतनी देर में मेरा शोहर भी आ गया क्योंकि दिन का टाइम था, उसने मुझे घसीट के उसने भी मुझे मुंह पे थप्पड़ मारे। मैं तो बस हैरान ही थी कि ठीक है गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इतना मार पीट पका उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर उसके बाद वो गालियां बकता हुआ वहां से निकल गया, जो भी वो इंग्लिश में बोल रहा था मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, और मुझे वैसे भी कोई समझ नहीं आ रही थी मेंटली तौर पे भी कि मेरे साथ क्या हुआ है। खैर उसके बाद मैं उठी, मैं फिर से वही गधों की तरह काम उठने के बाद मैंने कोई वो नहीं किया कि मतलब कि मैं भागूं या मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना, मैंने जाना भी वहां पे कहा था, मेरा था ही कहाँ पे उस मुल्क में कौन। तो खैर मैं उठी, मैं काम शाम फिर लगी, वही फिर से जो भी काम उनको करने थे किए, रोज करती गई। एक दिन जो थी वो मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, मुझे बुखार था, तो मेरे से सुबह उठा ही नहीं जा रहा था, तो मैं लेटी हुई थी बिस्तर के अंदर ही लेटी हुई थी, मुझे पता भी नहीं चल रहा था, मुझे काफी तेज बुखार था। तो मेरी सास कमरे में आई, उन्होंने कहा महारानी साहिबा आज खाना नहीं बनाना है, इधर लेटी हुई हो चोरी होके। तो मैंने कहा मेरी ये तबीयत नहीं ठीक, मुझे बुखार है। तो उन्होंने कहा ये कौन सा कोई तुम्हारे बाप का घर है जहाँ पे तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तो तुम लेटी रहोगी तो काम कौन करेगा, हम सारे भूखे मर जाए यहाँ पे तुम्हारे लिए, और तुम लेटी रहो आराम से। खैर मैंने हिम्मत की, मैं उठी, मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और मैं नीचे गई, मैंने नाश्ता बनाया और मैंने जो काम उस वक्त जरूरी था, वो जो मेरा अपाहिज देवर था, मैंने उसको खाना खिलाया, सब कुछ करके मैं ऊपर आ गई कमरे में। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। मैं लेटी तो मेरी आंख लग गई, मुझे नहीं पता चला वक्त का। तो अचानक से किसी ने मेरी टांग खींची और मुझे बिस्तर से नीचे फेंका और मेरे मुंह पे मुक्कों की बरसात शुरू कर दी, मेरे मुंह पे पूरे मुक्के सिर्फ पड़ रहे थे। तो मुझे नहीं समझ आई ये क्या हुआ है। तो मैं भी हाथ पैर में मैं भी रेजिस्ट कर रही थी, मैंने हाथ पैर मारे, तो मेरा हाथ जो था वो पीछे एक लैंप पे गया, जो कि बेड लैंप था, वहां पे गया, मैंने वो उठा के यहाँ पे उसके मारा। तो मुझे भी जाहिर है मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, मेरा शोहर था वो मार रहा था मुझे, लेकिन मुझे भी खुद को बचाना था, मुझे लग रहा था कि वो तो मुझे मार ही देगा। तो मैंने यहाँ पे मारा, जब मैंने यहाँ पे मारा तो उसने गालियां देनी ऊंची शुरू कर दी, और मतलब चीखा भी, वो जब चीखा और गालियां दी उसको सारा जोर की लगी होगी, तो उसके मेरी सास और मेरी नंद भागते हुए आई और उन्होंने उसको पीछे किया और उन्होंने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। मुझे घसीट के वो लोग नीचे लेके गए और फिर पीछे शेड था, हमारे घर में पीछे एक स्टोर जो होता है यहाँ पे, वो एक शेड था, उसके अंदर उन्होंने मुझे ले जाके बंद कर दिया, क्योंकि वो रात का वक्त हो चुका था, शाम तकरीबन हो रही थी उस दिन। तो मुझे जब स्टोर में उसमें शेड में बंद किया उन्होंने, रात वो पूरी, और अगला दिन तकरीबन आधा दिन गुजर गया था, तब मेरी सास आई और उन्होंने मुझे कहा कि जो तुमने रात को मेरे बेटे के साथ हरकत की है, उसके बाद अब हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर पुलिस बुलाएं, तुमने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की, और यहाँ की लॉज बहुत ज्यादा सख्त है, और तुम्हें पता है हम लोग तो ब्रिटिश नेशनल हैं, और तुम्हारा तो वीजा भी अभी वो नहीं है, तो तुम अब देखना तुम्हारे साथ होता क्या है, तुम सारी जिंदगी यहाँ पे जो है वो जेल में काटोगी। जब उन्होंने इस तरह की बातें मुझे करना शुरू कर दी तो मैं डर गई और मैं फटाफट अपनी सास के पैरों में बैठ गई और मैं उनको मनाने लगी। फिर कभी मैं अपने शोहर के साथ पैरों में बैठूं उनको मनाऊं, कभी अपनी सास के पैरों में बैठूं उनको मनाऊं। तो खैर मेरा शोर तो एंड पे मुझे एक वो टांग मार के ठुड्डा मार के बाहर निकल गया, वो तो घर से, उसका तो ज़ाहिर टाइम हो गया था, रात हो गई थी, उसका टाइम हो गया था, तो वो अपने शाम हो गई थी, उसका टाइम हो गया, वो निकल गया बाहर। तो फिर मैं सास को बनाती रही कि प्लीज़ आप इस तरह ना करें, ये वो फलाना। तो मेरी सास ने कहा कि अच्छा चलो मैं अपने बेटे को मनाऊंगी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप का मुझे मुंह मारता है, इस तरह करके उन्होंने कुछ डायलॉग्स बोले। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो तुम जाके अपना काम करो जो तुम्हारा काम है। खैर मैं फिर वही नौकरों की तरह काम करना मैंने शुरू कर दिया। मैंने अपनी वालदा को फ़ोन पे ये सारी बात बताई कि इस तरह से इन्होंने मेरे साथ किया, क्योंकि मैं डर गई थी कि मे बी नेक्स्ट टाइम ये चीज़ अब आगे और आगे जाएगी, और मेरा इस मुल्क में कोई भी नहीं है, इवन कि मैं तो साथ वाले नेबर्स को भी नहीं जानती, मेरा दोस्त कोई नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है सास के साथ जुबान चलाने की, तुम्हें नहीं पता है कि सास जो है तुम्हारी वो कितनी अच्छी औरत है, उन्होंने कितना हमारा साथ दिया है, अभी भी वो हमें 200 पाउंड भेजती हैं हर महीने के, और हम हमारा कितना अच्छा खर्चा चला रहे हैं। कोई इतने वो बुरे इंसान हो तो हमारे साथ इतनी अच्छाइयाँ क्यों करे, तुम्हारी अपने ही कोई कमी होगी, जो वो कहती है ना तुम वही माना करो और वही सुना करो। तो जब उन्होंने भी ये कहा तो मुझे, मतलब मेरी माँ और मेरे बाप ने जब ये कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा
दुख हुआ इस बात को सुन के कि उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं है। खैर मेरी रूटीन थी कि मैं शाम को एक मरतबा अपने जो मेरा अपाहिज देवर था उसको पार्क लेके जाना होता था व्हील चेयर पे बिठा के, तो मैं लेके जाती थी। वहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़की थी जिसके साथ मेरी बातचीत होना शुरू हुई। शुरू में वैसे इधर उधर की बातें होती थी। एक दिन उसने मेरे मुंह पे निशान और मेरे जहाँ पे और गर्दन पे कुछ निशान देखे, तो उसने मुझे कहा ये क्या हुआ है। तो मेरी उसके साथ थोड़ी दोस्ती हो गई थी। मैंने उसको समझाया कि उसको बताया कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है और मेरा शोहर ऐसे करता है। तो फिर उसने मुझे बताया कि तुम जिस मुल्क में बैठी हो यहाँ पे तो इस तरह के रूल्स इतने सख्त हैं। ये पाकिस्तान थोड़ी ना है कि जहाँ पे जानने वाले पुलिस वाले हैं और तुम जाओगे पुलिस के पास और तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे औरत के लिए बहुत आवाज उठाई जाती है। मुझे ज़ाहिर पता नहीं था, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें नंबर देती हूँ, तुम ऐसा करना कि इस नंबर पे कांटेक्ट करना और वो देखना फिर तुम क्या करते हैं। तुम्हें प्रोटेक्शन भी मिलेगी, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें जगह भी मिलेगी, हर चीज़ वो तुम्हें खुद देंगे। तो मैंने बताया कि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, मैं तो अपने सास का फ़ोन यूज़ करती हूँ। उसने कहा मैं खुद कॉल करवाती हूँ। उसने उनको कॉल की, उनको सब बताया और उसने कहा कि मैं इसके ट्रांसलेट मतलब ये जो लड़की कह रही है मैं इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ वगैरह वगैरह, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर पुलिस इन्वॉल्व हुई, फिर वुमेन प्रोटेक्शन वाले इन्वॉल्व हुए और उसने पता नहीं किन किन को कॉल करके मतलब उसने काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व किया। वो लोग आए, वो पुलिस वाले तो फौरन 10 मिनट्स के अंदर अंदर आ गए और उन्होंने मेरा बयान लिया। वो लड़की ही मेरा ट्रांसलेट कर रही थी सब कुछ। उन्होंने मेरा सारा बयान लिया और सारी चीज़ सुनी और फौरन वो लोग मुझे अपने साथ प्रोटेक्शन में ले गए। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे घर दिया। वो मुझे मंथली अलाउंस देते हैं और मुझे मेरा केस जो है वो चल रहा है। और उनको मेरी सास और मेरे हस्बैंड वगैरह को बोला कि 500 मीटर के दायरे में इस लड़की के आप नहीं आ सकते। तो एंड पे हमारे एक फॉलोअर ने अपनी बहुत लंबी दास्तान बताई, जो मुझे सुनाते हुए भी मुझे पता है कि बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मैं चाहती थी कि उनकी पूरी की पूरी स्टोरी आप तक पहुंचाऊं। और उन्होंने एंड पे यही कहा कि खुदारा पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो सिर्फ ये देखे कि ये लड़का यूके का है, यूके का होगा तो हमारी लड़की के नसीब अच्छे ही होंगे। इस तरह से मत करें, छानबीन अच्छे तरीके से किया करें और फिर ही इस तरह अपनी लड़कियों को ब्याह के आगे भेज दिया करें और छोटे मोटे लालच जो है उनके लिए अपनी बेटियों की जिंदगी तबाह मत करें। शुक्रिया।